बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने फर्स्ट ईयर बायो का जो चैप्टर डिस्कस करना है वो है चैप्टर नंबर 4 द सेल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ALP के अकॉर्डिंग जो वो सेशन स्टार्ट है, जिसमें हम वक्तन हर वीडियो के अंदर हर लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ आते हैं और उसको प्रॉपर उसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 4, हम चैप्टर 4 में जितने ALP के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ उनको मेंशन भी कर दिया गया है, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसके एट टाइम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 4 का बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल के अंदर 3 कंपोनेंट्स जो आते हैं। नंबर 1 इज सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। ठीक है, एक इसकी प्रॉपर डिटेल आपको बुक में से मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन बेसिकली एक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। इस सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में से आपको मिलेगा ये कॉन्सेप्ट कि यूनिट मेम्ब्रेन क्या होती है। यूनिट मेम्ब्रेन बेसिकली कहते हैं, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इट इज अ लिपिड बाइलेयर। ये इस तरह से है जैसे लिपिड की 2 लेयर है और उसके अंदर प्रोटीन की लेयर सैंडविच हुई है। ठीक है, कि जैसे एक सैंडविच होता है उसमें 2 ब्रेड के पीस और अंदर एक कबाब हो, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है कि 2 लिपिड की लेयर्स होती हैं और उसके अंदर एक प्रोटीन की लेयर मौजूद होती है। ठीक है, और ये तीनों मिलकर एक बिल्कुल कंटिन्यूस पैनल बना देती हैं, इस वजह से इसे हम यूनिट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। तो मतलब की बात थी, बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो यूनिट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट जो था वो गलत साबित हो गया और एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया गया और वो कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और यही एक एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है बनी तो नो डाउट प्रोटीन और लिपिड की होती है, लेकिन ये यूनिट मेम्ब्रेन की तरह इसमें कंसिस्टेंसी मौजूद नहीं होती। यानी जैसे यूनिट मेम्ब्रेन में कह रहे थे कि हर तरफ लिपिड की लेयर है और अंदर की तरफ प्रोटीन है, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक सेल मेम्ब्रेन इस तरह की होती है कि लिपिड की लेयर है, उसमें जगह जगह मुख्तलिफ पॉइंट्स पर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से देखने में जब माइक्रोस्कोप के देखते तो ऐसे लगता है जैसे एक डिज़ाइन सा बना हुआ है, इसी वजह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। मोज़ेक का मतलब डिज़ाइन। मतलब उसके अलावा ना सिर्फ इसमें लिपिड और प्रोटीन मौजूद होती है, इस मॉडल के मुताबिक इसमें जगह ब जगह थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होती हैं। इसकी प्रॉपर डायग्राम आप मुझसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में मिलेगा। व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, वो मेम्ब्रेन जो कि कुछ मटीरियल को पास करने की इजाज़त दे और कुछ को ना दे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है क्योंकि ये कुछ मटेरियल को पास करने देती है अपने अंदर से और कुछ मटेरियल को नहीं पास करने देगी, इस वजह से इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम। ठीक हो गया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाई लेयर है और लिपिड आपको पता है ये नॉन पोलर इन नेचर होती है, तो ये जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनको तो ये आसानी से गुजरने देती है, बट जो पोलर मॉलिक्यूल जैसे मुख्तलिफ किस्म के आयन वगैरह होते हैं ये उनको गुजरने नहीं देती। समझने की बात हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट टर्म है डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये भी आपको सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक से मिलेगा। फैगो का मतलब होता है ईटिंग और पिनो का मतलब होता है ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है फूड मटेरियल को ईट करता है, मतलब दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स को या दूसरे फूड मटेरियल्स को, जो वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, उसको अगर सॉलिड मटेरियल को ये खा जाए, उसको अपने अंदर ले जाए, ये फैगोसाइटोसिस के है। और पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है, अगर वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में मटेरियल हो, उस ड्रॉपलेट को अपनी बॉडी के अंदर ले जाना, सेल के अंदर ले जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल जो चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, वो सेल के अंदर एंटर हो, इसे एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल जो है सेल से बाहर निकलता है। ठीक है, और जो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस है ये एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। यहाँ ये जो है आपको सेल वॉल के टॉपिक से ये मिलेगा। ऊपर वाले जितने क्वेश्चन थे वो सारे सेल मेम्ब्रेन के थे, अब यहाँ से सेल वॉल का पोर्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है, सेल वॉल बेसिकली इसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक प्राइमरी सेल वॉल, एक सेकेंडरी सेल वॉल और एक बीच वाली लेयर जिसे मिडल लैमेला कहते हैं।
सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से सेल वॉल की जो लेयर निकलती है उस लेयर को हम नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल आहिस्ता से ऊपर जाती जाती है, उसके नीचे से एक नई लेयर निकलती है जिसे क्या नाम देंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। समझ लगी बात की? प्राइमरी सेल वॉल जो होती है, अगर हम प्लांट्स के अंदर देखें तो प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल जो है ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है लिग्निन, पैक्टिन, इस तरह के केमिकल्स की बनी होती है। समझ लगी? लेकिन इनमें मेजर चीज़ क्या होती है, लिग्निन केमिकल होता है, जिसकी वजह से ये सेल वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक इन नेचर होती है। समझ लगी? उसके अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स में देखें तो फंगाई की सेल वॉल आपको काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया वगैरह की सेल वॉल जो वो पेप्टाइडोग्लाइसिन की बनी होती है। क्लियर हो गया? उसके अलावा नेक्स्ट है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होती है? मिडिल लैमेला इज द सेंट्रल वॉल। सेल वॉल की प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के दरमियान एक और वॉल होती है जो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। उस वॉल को हम क्या नाम देते हैं, मिडिल लैमेला का नाम। ये एक तरह का जेल लाइक स्टिकी मटेरियल होगा जो दोनों वॉल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट टर्म है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं? क्योंकि सेल वॉल हार्डेड इन नेचर है तो ये बेसिकली सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेल की शेप को मेंटेन करती है, और ना सिर्फ ये बल्कि सेल के टेम्परेचर प्रेशर वगैरह को भी मेंटेन करने में मदद करती है प्लांट्स की। ठीक हो गया? नेक्स्ट आता है भी साइटोसोल। अब यहाँ से आपका जो पोर्शन साइटोसोल से स्टार्ट हो रहा है ये सारा आपको मिलेगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के टॉपिक पे। अब साइटोप्लाज्म में पहली टर्म है साइटोसोल। साइटोसोल बेसिकली क्या होता है, सोल्यूबल पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, इसका साइटोसोल। साइटोप्लाज्म को हमने बेसिकली दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। एक इसका सोल्यूबल पोर्शन होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, एक वाटर इनसोल्यूबल पोर्शन। जिसका वाटर सोल्यूबल पोर्शन होता है ना उसे क्या नाम देते हैं, साइटोसोल का नाम। और साइटोसोल जो है इसके अंदर दो पोर्शन आते हैं, एक सोल और एक जेल। ठीक है, जो बिल्कुल एक्वस पोर्शन होता है यानी पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। और जो जेल लाइक होता है पोर्शन, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, गाढ़ा होता है थोड़ा, वो क्या कहलाता है, वो जेल कहलाता है। तो ये सोल और जेल दो पोर्शन हैं साइटोप्लाज्म के, ये दोनों कोलाइडल पोर्शन में आते हैं। ठीक हो गया? नेक्स्ट आता है भी सिस्टर्नी। अब यहाँ से हमारे ऑर्गेनेल्स शुरू हो रहे हैं सिस्टर्नी से। सिस्टर्नी किसमें पाए जाते हैं, ईआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये आपको टर्म मिलेगी, मैं आगे मेंशन करता जा रहा हूँ कि अब यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट है। ठीक है, तो सिस्टर्नी जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो नेटवर्क होता है स्पेशल किस्म के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का, तो ये जो प्रॉपर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जो कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवायरनमेंट से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। इस पूरे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी का नाम। समझ आएगी? और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है SER और एक होता है RER। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ER के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, इसलिए इसका टेक्सचर स्मूथ होता है, जिससे इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और RER को रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, और इनकी रफी टेक्सचर की वजह से ये ER जो है रफ इन नेचर होता है, इसलिए इसको RER का नाम दिया है। जो RER है इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स है तो ये राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जबकि जो SER होता है ये प्रोटीन बनाने में मदद नहीं करेगा, ये दूसरे काम करता है, जैसे लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट टर्म है हमारी पोलिसोम्स। पोलिसोम्स की टर्म आपको राइबोसोम्स के टॉपिक से मिलेगी। यहाँ से राइबोसोम्स वाला टॉपिक शुरू हो रहा है। पोलिसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, राइबोसोम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको याद हो तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में दो सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट होता है लार्जर और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो तकरीबन उसका साइज कितना होता है, 80 स्क्वायर मीटर, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उसका साइज कितना होता है, 60 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं जब ये प्रोटीन बनाने लगते हैं, अपना काम करने लगते हैं, तो ये दोनों आपस में मैसेंजर RNA के साथ मिलते हैं। तो राइबोसोम्स का मैसेंजर RNA के साथ जो अटैचमेंट है, ये कंप्लीट जो कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें राइबोसोम भी आ जाए दोनों सब यूनिट और साथ में मैसेंजर RNA भी आ जाए, तो ये कंप्लीट जो इनका एक कॉम्प्लेक्स होगा उसे क्या नाम देते हैं, पोलिसोम का। समझ की बात, क्लियर हो गया? और ये पोलिसोम बनाने में ये जो मैसेंजर RNA को राइबोसोम्स के सब यूनिट्स के साथ अटैच करने में कौन हेल्प करते हैं, मैग्नीशियम आयंस। ये आपने याद रखना।
नेक्स्ट टर्म है फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ये भी इसी टॉपिक से मिलेगा। राइबोसोम का काम क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी सेल में जितनी भी प्रोटीन चाहिए वो सारी की सारी कहाँ बनती है, राइबोसोम्स के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, फेसिस ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ से आपको गोल्गी ऑपरेटर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये टॉपिक आपको गोल्गी ऑपरेटर्स में से मिलेगा। गोल्गी ऑपरेटर्स या गोल्गी कॉम्प्लेक्स की फेसिस से मुराद इसके दो पोर्शन होती हैं, एक होता है इसका फॉर्मिंग फेस और एक होती है इसकी मैच्योरिंग फेस। ठीक है, फॉर्मिंग फेस वो फेस होती है जहाँ पर गोल्गी वेसिकल्स बन रहे होते हैं, और मैच्योरिंग फेस वो फेस होती है जहाँ पर गोल्गी वेसिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं, मतलब अपने आप को एक्टिव करते हैं, काम करने के काबिल कर देते हैं, यहाँ से उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जो कन्वेक्स शेप होती है वो इसकी होती है फॉर्मिंग फेज, और जो कनकेव शेप होती है वो इसकी होती है कौन सी, मैच्योरिंग फेज। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं इनके, आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से ये पूरा प्रॉपर टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म है लाइसोसोम, ये लाइसोसोम अलग ही टॉपिक आ गया। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से निकला है। लाइजो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी स्प्लिटिंग बॉडी। बेसिकली गोल्गी ऑपरेटर्स से जो गोल्गी वेसिकल्स बनते हैं उनमें से कुछ वेसिकल्स जो हैं वो आगे जाके स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं गोल्गी ऑपरेटर से, और वो ही लाइसोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, और उन्हें लाइसोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो सेल के अंदर रिलीज होकर सेल के कंपोनेंट्स की ब्रेक डाउन करने में मदद करें, इसलिए इसको स्प्लिटिंग बॉडी कहते हैं, मतलब ब्रेक डाउन करने वाली बॉडी। क्लियर। लाइसोसोम फिर आपको ये भी पता होना चाहिए दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम और एक होते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये वो लाइसोसोम जो पहले गोल्गी वेसिकल से बने, जो नॉन फंक्शनल है। ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाएगा और उसमें एंजाइम आ गया स्पेसिफिक और वो काम करने के काबिल हो गया तो वो फिर क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ऑटोफैगी, ये सारे अब आपको फिलहाल लाइसोसोम से क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑटोफैगी क्या होती है, ऑटो का मतलब इटसेल्फ, फैगी का मतलब खा जाना। ठीक है, इसलिए ऑटोफैगी को हम सेल्फ ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जिसका सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, लाइसोसोम्स की मदद से सेल अपने ही मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स को खा जाता है। मतलब कि एक सेल के अंदर वो पोर्शन जो कि ख़राब हो गए, जैसे मिसाल के तौर पर सेल का कोई माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रॉय हो गया, वो काम करने के काबिल नहीं रहा, तो सेल क्या करेगा, उसके अंदर से लाइसोसोम्स निकलेंगे, वेसिकल्स लाइसोसोम के, वो उस पर स्प्रे करेंगे एंजाइम का, उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करके उसको खा जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटोफैगी कहलाती है, ये लाइसोसोम्स का एक फंक्शन है। नेक्स्ट है कंजेनिटल डिजीजेस। कंजेनिटल डिजीजेस कहते हैं वो डिजीजेस जो बाय बर्थ हों। ठीक है, बाय बर्थ की बच्चों के अंदर जो बीमारियां होती हैं उन्हें क्या नाम देते हैं, कंजेनिटल डिजीज। लाइसोसोम्स के अंदर किसी तरह की कोई खराबी आने की वजह से बार बच्चों में कंजेनिटल डिजीजेस हो सकती हैं और वो बड़ी खतरनाक हद तक पहुँच सकती है। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम में किसी तरह का फॉल्ट आने की वजह से। नेक्स्ट कंजेनिटल डिजीजेस में तो लाइसोसोम्स की वजह से जो कंजेनिटल डिजीजेस होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं स्टोरेज डिजीजेस का। इन्हें स्टोरेज डिजीजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिजीजेस होती हैं ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन द सेल। कोई स्पेसिफिक केमिकल, कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस जब सेल के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाए, स्टोर होना शुरू हो जाए, उसकी वजह से जो बीमारी होगी वो क्या कहलाती है, स्टोरेज डिजीज कहलाती है। और ये कंजेनिटल डिजीज की है, तो हालांकि ये बाय बर्थ ही बच्चे में होगी। अच्छा, अब आपकी बुक में लाइसोसोम्स के टॉपिक के अंदर दो स्टोरेज डिजीजेस बताई, एक के-साक्स डिजीज और एक ग्लाइकोजेनेसिस टाइप डिजीज। ये भी ज़्यादा शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले है के-साक्स डिजीज। के-साक्स डिजीज ये वो डिजीज होती है जिसके अंदर पेशेंट जो है, यानी वो जो पर्सन होगा, वो जो बेबी होगा, उसके अंदर वो एंजाइम्स मौजूद नहीं होते जो लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं, जो लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड एक्यूमुलेट होती जाती है, लिपिड स्टोर होती जाती है, और जब लिपिड स्टोर होती जाएगी तो उस वजह से उन बच्चों का ब्रेन क्या होगा, वो मेंटली रिटार्डेड होगी, और जब बहुत फैटेड कंडीशन हो जाएगी, खतरनाक कंडीशन पहुंचेगी, ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो उन बच्चों की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इस बीमारी को क्या कहते हैं, के-साक्स डिजीज। इसी तरह से नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप। नाम से पता लग रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइको स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोजन,
ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, इन शुगर्स की बात की जा रही है। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है, यूजुअली आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गए तो उस ग्लूकोज के नेचुरली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन अगर ग्लूकोज कम है तो वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। इस बीमारी के अंदर पेशेंट के अंदर वो एंजाइम जो कि इस कन्वर्जन को कंट्रोल करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये एंजाइम क्या होता है वो एब्सेंट हो जाता है या वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से इस पेशेंट की बॉडी में ग्लाइकोजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, स्टोर होता रहेगा और इसकी अक्यूमुलेशन की वजह से इस बीमारी को क्या नाम देंगे, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ का नाम। तो मतलब की बात नेक्स्ट देखें, ये लाइसोम खत्म हो गए यहाँ पर। अगला टॉपिक आ रहा है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट मतलब साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन के अंदर तीन तरह के फिलामेंट्स, तीन तरह की ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ये वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी एक तो होती है ना ट्यूब का मतलब एक बोल लो ट्यूब पाइप की तरह, एक होती है ट्यूब्यूल जो बहुत छोटी हो और एक होती है माइक्रोट्यूब्यूल जो बहुत ही ज़्यादा छोटी, माइक्रोस्कोपिक। इसी तरह फिलामेंट कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट इतना छोटा, इतना बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर कि जो कि माइक्रोस्कोप के बगैर नजर ना आए। तो मतलब की बात की तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, माइक्रोफिलामेंट का डायमीटर कम होता है। तो मतलब की बात की उसके अलावा एक होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का डायमीटर जो है ट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में होता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल से कम होगा और माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा होगा, बीच में होगा, इसलिए इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट का नाम दिया है। इन तीनों के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन है, मैं जनरली बता देता हूँ, आप प्रॉपर इसको अपनी बुक से देख सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, तो ये सीलिया बनाने में मदद करती हैं, फ्लैजेला बनाने में मदद करती हैं, सेल्स जिसके जरिए मूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये सेंट्रियोल्स बनाने में मदद करती हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो बनती हैं सेल डिवीजन के दौरान वो बनाने में मदद करती हैं वगैरह। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये सेल की शेप को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं ये इन दोनों की हेल्प करते हैं, ये इस काम को कंट्रोल करते हैं, मतलब सेल की मूवमेंट को, सेल की शेप वगैरह को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। समझने की बात की प्रॉपर डिटेल आप अपनी बुक से देखिए। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी क्रिस्टी। क्रिस्टी टर्म आपको कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक से। क्रिस्टी क्या होता है, क्रिस्टी कहते हैं बेसिकली कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होती है, फोल्ड हुई होती है। और जो इनर फोल्डिंग्स होती हैं इस इनर मेम्ब्रेन की, इन इनर फोल्डिंग्स को क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी का नाम। समझ लगी बात क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों प्लास्टिड्स की टाइप्स हैं, ऑर्गेनेलिज हैं जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये वो ऑर्गेनेलिज है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं, और इसका काम क्या होता है, ये प्लांट को फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्रोमोप्लास्ट होता है, इसमें ग्रीन के अलावा बाकी मुख्तलिफ किस्म के कलर्स के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसी वजह से ये क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं ब्राइट कलर के फ्लावर्स के अंदर और फ्रूट्स वगैरह में। इसका काम क्या है, इसका एक तो काम होता है कलर इम्पार्ट करना फ्लावर्स और फ्रूट्स में, और दूसरा काम कि जब कलर्स आएंगे ब्राइट तो शहद की मक्खियाँ या दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह इनकी तरह अट्रैक्ट होंगे और इनके अंदर पॉलिनेशन तेज हो जाएगी, तो उसको भी ये मोटिवेट करें। तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है, वो प्लास्टिक है जो कि कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, मतलब इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, और इसका काम क्या होता है कि इस्तेमाल होते हैं फूड मटेरियल जैसे खासतौर ग्लाइकोजन, स्टार्च वगैरह को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। मैंने की बात की ये तीनों प्लांट्स ऑर्गेनेलिज। नेक्स्ट आ गई फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल की जितनी भी एनर्जी बनी है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है एटीपी की शक्ल में। और आपको पता है हमारा जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें क्रेब्स साइकिल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, वो भी सारा किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन अभी मैंने पीछे बताया कि इसका फंक्शन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करती है प्लांट्स की। नेक्स्ट टर्म थाइलाकॉइड्स एंड ग्रेना में डिफरेंस, ये भी आपको क्लोरोप्लास्ट के टॉपिक में मिलेगा। एक थाइलाकॉइड्स और ग्रेना क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको छोटे छोटे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं क्वाइंस की तरह,
जैसे सिक्के नहीं होते, सिक्कों की एक ढेरी लगाई हो, इस तरह से आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। एक कॉइन जो होता है, एक फ्लैटन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? ग्रैना का नाम देते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? ग्रैना। एक ग्रैना के अंदर बहुत सारे थाइलाकॉइड्स आ जाते हैं, यानी एक सिक्का जो होगा वो थाइलाकॉइड कहलाएगा और पूरा स्टैक जो होगा क्या कहलाएगा? ग्रैना कहलाएगा। समझ आई बात? क्लियर हो गया? नेक्स्ट है ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट खत्म। अब अगला टॉपिक है मोनोन्यूक्लिएट, जो कि आपको टॉपिक न्यूक्लियस में से मिल जाएगा। न्यूक्लियस टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मोनोन्यूक्लिएट। मोनो का मतलब वन, न्यूक्लिएट का मतलब न्यूक्लियस कंटेनिंग। वो सेल्स जिनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम मोनोन्यूक्लिएट का नाम देते हैं। इसी तरह बाइन्यूक्लिएट भी होते हैं, पॉलीन्यूक्लिएट भी होते हैं। पॉली का मतलब वो है जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए गए तो पॉलीन्यूक्लिएट कहलाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो मटीरियल है ये उस मटीरियल को साइटोप्लाज्म के अंदर जाने नहीं देगा। ये एक बैरियर है, एक बाउंड्री है जो कि साइटोप्लाज्म को और अंदर वाले न्यूक्लियोप्लाज्म को, न्यूक्लियस के मटीरियल को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा। ठीक है? न्यूक्लियोपोर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोपोर्स आर माइक्रोस्कोपिक पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके अंदर छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उन्हें हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। ये वही पोर्स हैं जिसके ज़रिए आरएनए वगैरह जो है न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, प्रोटीन वगैरह बनाते हैं। क्लियर? और न्यूक्लियोपोर्स की जो तादाद है वो डिपेंड करती है सेल्स के अंदर। कुछ सेल्स में 2, 3, 4 इतने न्यूक्लियोपोर्स होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें सैकड़ों की तादाद में होते हैं। तो ये आपको पूरी डिटेल न्यूक्लियोपोर्स की न्यूक्लियस के टॉपिक से मिलती है। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन के डिफरेंस। क्रोमेटिन क्या होता है? जब एक सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा, नॉन डिवाइडिंग फेज में है, जब एक सेल को डिवाइड नहीं कर रहा, उस दौरान उसका जो हेरिडिटरी मटीरियल है थ्रेड लाइक फॉर्म में गुच्छे की तरह सेल के न्यूक्लियस में नज़र आता है, उसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है? लेकिन जैसे ही एक सेल डिवाइड करना शुरू करता है, वो माइटोसिस या मायोसिस की फेजेस की तरफ आना शुरू करता है, तो वही क्रोमेटिन मटीरियल क्या करता है? इकट्ठा आना शुरू हो जाता है, कंडेंस होता है, उसकी प्रॉपर शेप बनना शुरू हो जाती है। देन उसे हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और आपको पता क्रोमोसोम की प्रॉपर शेप होती है कि उसके अंदर एक सेंटर पे सेंट्रोमियर लगा होता है और उसके ऊपर इस तरह से ये आर्म्स बनी होती है। ये पूरा क्रोमोसोम का पेयर नज़र आएगा। कब आएगा? जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। लेकिन जब सेल डिवीजन नहीं होगी तो ये बिल्कुल ऐसे एक जो है ना क्रोमेटिन मटीरियल का ऐसे गुच्छा सा ही होगा, कोई प्रॉपर इस तरह की आर्म्स वगैरह नज़र नहीं आएगी। समझ आई बात? तो ये आपने याद रखना, क्रोमेटिन नॉन डिवाइडिंग फेज में नजर आएगा और क्रोमोसोम डिवाइडिंग फेज में नजर आएगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। कम अज कम आपने 4 डिफरेंसेस बताने हैं शॉर्ट में। ठीक है? तो प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स नहीं होते, जैसे गोल्गी ऑपरेटर, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह। ठीक है? जबकि जो यूकैरियोट्स हैं इनमें प्रॉपर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं ये सारे। अच्छा, अब एक ऑर्गेनेल है जो दोनों में कॉमन है, वो कौन सा है? राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स हैं, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम्स हैं, लेकिन दोनों के साइज में फ़र्क है। यूकैरियोट के राइबोसोम का साइज बड़ा होता है और प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम का साइज है वो छोटा होता है। ठीक है? फिर इसी तरह से और एग्जाम्पल और डिफरेंसेस में देखें तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और यूकैरियोट्स में जिनके अंदर यूकैरियोट में सेल जैसे प्लांट में है और फंगाई में है, तो इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती। प्लांट में सेलुलोज की और फंगाई में काइटिन की बनी होती है। समझ आई बात? प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब क्या होता है? पहले से मुराद प्रीमिटिव, पुराने। ठीक है? ये प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं, पहले सेल थे जो इतने मॉडिफाई नहीं थे, इनमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं था। यू का मतलब होता है ट्रू, यूकैरियोट्स का मतलब ट्रू सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स के बहुत सेल जिनमें प्रॉपर और ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इन्हें ट्रू सेल्स कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स का हम प्रीमिटिव सेल्स का नाम देते हैं। ये मैंने आपको 5-6 डिफरेंसेस बता दिए, तो ये आपने डिफरेंसेस दिए हैं।
ठीक हो गया। तो ये था कि क्लास आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बारी बारी डिटेल में डिस्कस किए। अब मैं आपको लास्ट में शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो मेंशन कर दूंगा, आप उसको भी नोट डाउन कर दें। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उन लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग बनता है इसके अंदर वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। थर्ड नंबर पर आएगा प्लास्टिक्स, फोर्थ लॉन्ग लाइसोसोम्स और फिफ्थ लॉन्ग न्यूक्लियस। ठीक है, बस ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वही बात याद रखिए कि हम जितने भी लेक्चर्स कर रहे हैं ये सारे ALP के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा। तो स्मार्ट सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन और जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने आपको बता दिए आज के लेक्चर के अंदर। फिर भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इशू हुआ तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।